उलझा है पाव यार का जुल्फे दराज में। उलझा है पाव यार का जुल्फे दराज में। लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अफ्रीका के सबसे घनी आबादी वाले मुल्क को नाइजीरिया कहते हैं, जो 2 साल से बदहाल है। नाइजीरिया में तेल है, सोना है, चांदी है, यूरेनियम है। और जब नाइजीरिया में इतनी कुदरती वसाइल की मौजूदगी की जानकारी दुनिया को हुई, उसके बाद से ही नाइजीरिया के हालात बदलने लगे। सब कुछ के होने के बाद भी नाइजीरिया के हालात बहुत बुरे हैं। अब अमेरिका ने नाइजीरिया को इराक बनाने की तैयारी कर ली है। शायद नेचुरल रिसोर्स को हासिल करने के लिए अमेरिका बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इसके लिए उसे एक बहाने की तलाश है और उसने इस बहाने को ईसाइत का नाम दिया है। ईसाइयों को बचाने के नाम पर नाइजीरिया पर कब्जा करना चाहता है। तेल से गैस, कोयले से लेकर सोना, यूरेनियम जैसे रेयर अर्थ को हासिल किया जा सके। पूरी दुनिया में मुसलमानों के बड़े बड़े इलाके अरब में मौजूद है। अरब के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उनके यहाँ तेल है। उनकी जमीन के नीचे तेल के बड़े बड़े जखीरे हैं, जिनको हासिल करना आज के दौर में मगरबी ममालिक का सबसे बड़ा जरूरत बन चुका है। इसलिए शायद आतंकवादियों के हाथ में मगरबी ममालिक के बनाए हथियार मौजूद है, गोला बारूद मौजूद है। तब यह भी सवाल उठता है कि क्या इन आतंकवादियों का ताल्लुक मुसलमानों से है या इस्लाम से है, क्योंकि हाथों में अमेरिका और यूरोप के हथियार है। जबकि अमेरिका और यूरोप तो एक ईसाई मुल्क है, उनके हथियार का जखीरा आतंकवादियों के पास कैसे चला गया? नाइजीरिया में यही हकीकत है। आतंकवादियों ने इस्लाम का लिबादा ओढ़ रखा है और अपनी मुस्लिम पहचान बनाकर ये अपने ही मुस्लिम आवाम को कत्ल करते हैं, गोली मारते हैं, उन्हें फांसी पे लटकाते हैं, उनकी मस्जिदों में बम धमाके करते हैं, शादी ब्याह के मौके पर लूट मार करते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हमारे हिसाब से ही मुल्क का कानून चलेगा, हमारे ही शरीयत के मुताबिक मुल्क का निजाम चलेगा। पर सवाल है कि मुसलमानों को मारकर कौन सा शरिया कानून लागू किया जा रहा है और ये नाम नेहाद इस्लामी आतंकवाद यूरोप में क्यों नहीं जा रहा है? उन्हीं जगहों को क्यों निशाना बनाया जा रहा है जो पहले से ही मुस्लिम देश के तौर पर जाने जाते हैं? इन आतंकवादियों के हाथ में महंगे महंगे हथियार मौजूद हैं, लेकिन वो हथियार इन्हीं मगरबी ममालिक के जरिए तैयार किए गए हैं, जो मगरब ममालिक खुद को ईसाई मुल्क कहते हैं, जो दूसरों को शराफत का सर्टिफिकेट बांटते हैं। वही मुल्क इन हथियारों के सप्लायर भी माने जाते हैं। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया जैसे एक बड़े मुल्क पर हमले की बात कही, जहन में ख्याल आया कि क्या नाइजीरिया के पास भी वही सारे कुदरती वसाइल और कुदरती मिनरल्स मौजूद हैं जो मगरबी ममालिक को अपनी ओर खींच रहा है, जिन्हें हासिल करने के लिए दुनिया भर में जंग चल रही है। तो जवाब वही निकला जिस बात का अंदेशा था। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ही मुल्क के लिए एक नासूर बन चुके हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत दिनों दिन गिरती जा रही है। उनके पास मुल्क को चलाने के लिए ना कोई पॉलिसी है, ना कोई आइडिया है। लिहाजा अब वही होने जा रहा है जिसे हर बुज़दिल तानाशाह अंजाम देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया में हो रहे कत्लो गारत के लिए नाइजीरिया की हुकूमत को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने इल्जाम लगाया है कि नाइजीरिया में मौजूद इस्लामिक आतंकवादी वहां के ईसाइयों पर जुल्म कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास ना कोई डेटा मौजूद है, ना कोई रिसर्च, फिर भी दावा कर रहे हैं कि नाइजीरिया में ईसाइयों पर जुल्म हो रहा है। पर असल हकीकत तो कुछ और ही मंजर बयां कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जुल्म मुसलमानों पर हो रहा है, जिसके सामने ईसाई दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे। फिर भी ट्रंप ईसाइयों पर जुल्म के दावे कर रहे हैं, जबकि उनके इल्जाम का कोई भी ठोस आधार मौजूद नहीं है। ये वो इल्जाम है जिसे खुद नाइजीरिया की हुकूमत ही दरकिनार कर रही है। नाइजीरिया में आधे से ज्यादा आबादी ईसाइयों की है, लेकिन नाइजीरिया में सबसे ज्यादा मुसलमान ही मारे जा रहे हैं। नाइजीरिया में जो आतंकवादी मौजूद हैं, वो इस्लाम की चादर ओढ़कर खुद को बहुत बड़ा मुसलमान बता रहे हैं, लेकिन अब तक हजारों मुसलमानों का कत्ल कर चुके हैं। इसके बावजूद भी ट्रंप ये बात अपनी जबान पर नहीं ला सकते कि नाइजीरिया में मौजूद इस्लामी आतंकवादी इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों का कत्ल कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि ना तो उनके ऐसा करने से दुनिया भर में फैले ईसाई एकजुट हो सकते हैं और ना ही नाइजीरिया में अमन लाया जा सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इतना मालूम है कि अगर नाइजीरिया पर कब्जा हो जाता है तो उसके बदले में अकूत सोना मिलेगा, बेशुमार खजाने मिलेंगे, अफ्रीका के जंगल, पहाड़, रेगिस्तान मिलेंगे, नाइजीरिया की जमीन के नीचे बहने वाले तेल के समंदर मिल जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि जितनी जल्दी वो नाइजीरिया पर कब्जा करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप खुद को बहुत बड़ा ईसाइयों का हमदर्द साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद को बहुत बड़ा ईसाइयों का मसीहा साबित करना चाहते हैं, ताकि उनको ईसाइयों का समर्थन मिल सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को जब अपने ही बेटे की शादी करने की नौबत आई, तब पूरी दुनिया में एक भी सच्चा और पक्का ईसाई नहीं मिला।
ट्रंप ने अपनी ही बिटिया की शादी उन यहूदियों से कर दी जो ईसाइयों के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं, जो ईसाईयत को एक फर्जी मजहब कहते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुद को बहुत बड़ा ईसाई लीडर के तौर पर पेश कर रहे हैं। ये बताना चाहते हैं कि दुनिया में कहीं भी अगर ईसाइयों पर जुल्म होगा तो वो अपनी फौज भेजकर वहां के ईसाइयों को बचाएंगे। लिहाजा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि नाइजीरिया में ईसाइयों का वजूद खतरे में आ गया है। हजारों ईसाई मारे जा रहे हैं और इस कत्लेआम के लिए कट्टरपंथी इस्लामवादी जिम्मेदार है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर नाइजीरिया की हुकूमत ईसाइयों के कत्ल को नहीं रोकती तो अमेरिका तुरंत नाइजीरिया को दी जाने वाली इमदाद को बंद कर देगा और जरूरत पड़ने पर मिलिट्री एक्शन भी लेगा। यानी वो सीधे तौर पर धमकी दे रहे हैं कि हम खून का बदला खून से लेंगे। ट्रंप ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि नाइजीरिया पर अमेरिका हमला का बहुत ही खतरनाक नतीजा सामने आएगा। हम ठीक वैसे ही करेंगे जैसा ईसाइयों के साथ आतंकवादी करते हैं। पर सवाल है कि मजहब की बुनियाद पर जंग कौन करना चाहता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस लड़ाई को फिर से शुरू करना चाहते हैं जो किसी जमाने में ईसाई जंग कही गई, जिन्हें सलीबी जंगें कही गई, जैसा सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के दौर में देखा गया? क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से ईसाई जंग शुरू करना चाहते हैं ताकि पूरी दुनिया में मजहब के आधार पर ईसाइयों को सबसे बड़ा सुपर पावर साबित किया जा सके? अगर ट्रंप एक सेकुलर लीडर है और तमाम मज़ाहिब और उनके मानने वालों को एक बराबर इंसान समझते हैं, तब तो ट्रंप को इज्जत देने वाले तमाम के तमाम लोगों को अपने ख्यालात में तब्दीली लानी होगी ताकि उन्हें पता चल सके कि डोनाल्ड ट्रंप मजहब की बुनियाद पर कहीं भी हमला कर सकते हैं। अपने ही हुकूमत की बनाई गई रिपोर्ट में दूसरे देशों में धार्मिक हिंसा को गलत करार देते हैं। इसमें ईसाइयों के खिलाफ होने वाले हिंसा भी शामिल है। तब तो डोनाल्ड ट्रंप कल को पाकिस्तान पर भी कब्जा कर सकते हैं। अमेरिका के ही रिपोर्ट में भारत के बारे में भी बहुत कुछ कहा जाता है। फिर तो भारत पर भी वो कब्जा कर लेंगे और बांग्लादेश पर भी कब्जा कर लेंगे। फिर तो डोनाल्ड ट्रंप की नजर में श्रीलंका भी नहीं बच सकता। डोनाल्ड ट्रंप की नजर में अफगानिस्तान भी नहीं बच सकता, ईरान भी नहीं बच सकता और वो तमाम मुल्क भी नहीं बच सकते जहां मुसलमान नहीं है। फिर भी वहां ईसाइयों पर हमले होते हैं, उनको मारा जाता है, कत्ल किया जाता है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से एक नया क्रूसेडर्स बनाना चाहते हैं? क्रूसेडर्स ने कभी फिलिस्तीन पर कब्जा करने के लिए लाखों मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों को मार दिया था। क्या डोनाल्ड ट्रंप फिर से क्रूसेडर्स बनाने की फिराक में है, जिनमें यूरोप की फौज होगी, अमेरिका हथियार होंगे और आम जनता ही अमेरिका की शिकार होगी? बेशक ये बहुत ही हैरानी की खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप नाइजीरिया पर हमला करके वहां की हुकूमतों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और वहां मजहब के आधार पर खून की नदियां बहाने का खुल्लम खुल्ला हिमायत कर रहे हैं। क्या इसे ताकत के जोर पर एक मुल्क पर कब्जा करने की गहरी साजिश न माना जाए? डोनाल्ड ट्रंप अब इस मकसद को पूरा करना चाहते हैं जिसे किसी जमाने में सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने नाकाम कर दिया था। आखिर क्यों अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया पर नजर गड़ाकर बैठे हैं मगरबी मुल्क? आखिर क्यों नाइजीरिया पर कंट्रोल चाहते हैं हथियारों के सौदागर? आखिर क्यों नाइजीरिया पर कब्जा का बहाना तलाश रहा अमेरिका? आखिर क्यों इजराइल के नाम पर जंग के लिए मौका तलाश रहा डोनाल्ड ट्रंप? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें। और हाँ, आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम को लाइक और फॉलो कर लें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। नाइजीरिया को अफ्रीका का सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन करने वाला कंट्री कहा जाता है, जिसकी जीडीपी में एक बड़ा योगदान तेल का है। इसके बावजूद भी नाइजीरिया की 40% आबादी गरीबी में जी रही है। नाइजीरिया में तेल निकालने का 90% काम विदेशी कंपनियों के जरिए होता है, लेकिन आम आवाम को इसका फायदा बहुत कम होता है। इन प्राइवेट कंपनियों को बहुत बड़े कातिल के तौर पर देखा जाता है जो नाइजीरिया में आम लोगों के दमन के लिए जिम्मेदार है। 1990 के दौर में तेल कंपनियों के खिलाफ आवाज बुलंद किया गया, पाइपलाइन तोड़ा दिया गया, किडनैपिंग और तेल चोरी जैसे कई संगीन वारदात सामने आने लगे। इसके बदले में गांव के लोगों में गरीबी, भुखमरी, पॉल्यूशन और बेरोजगारी फैल गई। अमेरिका और ब्रिटेन ने नाइजीरिया की फौज को ट्रेनिंग और हथियार भी दिए, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वहां इस्लामिक आतंकवादी ईसाई भाइयों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन के जरिए जो बांटे गए हथियार थे वो आतंकवादियों के पास कैसे पहुंच गए? इन हथियारों को लूटने के दावे किए जाते हैं, पर क्या सेना के हथियार लूटना इतना आसान है? यह भी कहा जाता है कि नाइजीरिया की फौज से हथियारों की चोरी हो गई, जो बोको हराम और नाइजर डेल्टा जैसे हथियारबंद आतंकी संगठनों को मिल गए। लेकिन गौर से देखा जाए तो अमेरिका के हथियार कोई भी आम आदमी नहीं ले सकता। अमेरिका के हथियार केवल मुल्क की
सरकारों को ही बेचा जाता है। कोई आम आदमी नहीं ले सकता, लिहाजा इन हथियारों के लिए कालाबाजारी को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन कालाबाजारी ही एक सियासी टूल बन चुका है। हथियार चोरी हो गए या फिर भ्रष्टाचार के जरिए आतंकवादियों के हाथ में चले गए। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि ईसाइयों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन गौर से देखा जाए तो बोको हराम ने 2009 से अब तक हजारों मुसलमानों को मारा है। इस आतंकी संगठन ने 35,000 से ज्यादा लोगों को मारा है, जिनमें से 70 से 80% मुसलमान है। दरअसल ट्रंप को यह नहीं समझ में आ रहा कि इतनी बड़ी तादाद में मरने वाले 70 से 80% लोग मुसलमान ही हैं, तो फिर ईसाइयों पर जुल्म कैसे करार दिया जा सकता है। 2009 से अब तक 20 से 30% के करीब ईसाई मारे जा चुके हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी आबादी है वो तो मुस्लिम है। बोको हराम इन्हीं मुस्लिमों को मार रहा है और खुद को मुसलमान भी कहता है। बोको हराम जैसे नाम निहाद इस्लामिक संगठन मस्जिद के भीतर बम ब्लास्ट करके कौन से ईसाइयों को मार रहा है? मुस्लिमों के इबादत गाह को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? ये सब कुछ बोको हराम कर रहा है, लेकिन बोको हराम के हाथ में मौजूद हथियार कौन से मुल्क का है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप को जरूर बताना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया में शांति दूत के तौर पर पेश कर रहे हैं, पर एक भी जगह वो शांति नहीं ला सके, और जहां जहां वो शांति लाने का दावा करते हैं वहां वहां आज भी खून खराबा हो रहा है। नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका और यूरोप ने इराक पर किस तरह के झूठे, मनगढ़ंत और फर्जी इल्जाम लगाए थे। मकसद था इराक पर कब्जा करना। सद्दाम हुसैन पर खतरनाक हथियार रखने का इल्जाम लगाया गया, उस पर हमला किया गया, लाखों लोगों का कत्ल किया गया, और बदले में इराक को क्या मिला? कुछ नहीं। आज भी इराक अमेरिका और यूरोप के लिए जख्म सेक रहा है। मरने वाले मुसलमान ही थे, मारने वालों ब्रिटिशर्स से यूरोप के लोग थे। क्या मारने वालों का मजहब देखकर उन्हें ईसाई नहीं कहा जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि अगर उन्होंने जॉर्ज बुश के जैसा कोई बड़ा कारनामा अंजाम ना दिया तो दुनिया उनको सबसे बड़ा लूजर के तौर पर देखेगी और सबसे बड़े नाकाम शख्स के तौर पर उनकी पहचान बन जाएगी। लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप को अब ईसाइयों की याद आ रही है और मुसलमानों के मजहब का नाम लेकर हथियारबंद संगठन को इस्लामी आतंकवादी कहा जा रहा है, जबकि उनका ताल्लुक न इस्लाम से है न मुसलमानों से है। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा करने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ रहा है कि उनके पास अपने मुल्क में अपना नाम रोशन करने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचा। नाइजीरिया में वही कुछ हो रहा है जो सूडान में हो रहा है। अफ्रीका को बर्बाद करने वाले कौन लोग हैं? वो कोई मुसलमान तो नहीं है, लेकिन अफ्रीका के ही मुल्क नाइजीरिया को नोच खाने के लिए यूरोप खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, तेल कंपनियां गिद्ध की तरह टिकटिकी लगाए बैठी हैं। नाइजीरिया के पास तेल मौजूद है, जिसे दुनिया का 11वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कहा जाता है। नाइजीरिया के पास 37 बिलियन बैरल रिजर्व ऑयल मौजूद है। नाइजीरिया में नेचुरल गैस भी मौजूद है। नाइजीरिया के पास कोयला भी है, लोहा भी है। नाइजीरिया के पास सोना भी है और सबसे बढ़कर यूरेनियम मौजूद है, जो दूसरे देशों में मौजूद नहीं है, वो नाइजीरिया में मौजूद है। नाइजीरिया में खेती के लिए 70% उपजाऊ जमीन भी है। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा से लौटते वक्त एयर वन जहाज ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि डिफेंस मिनिस्ट्री को तेजी से मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार रहने को कहा गया है। ट्रंप ने कहा कि नाइजीरिया में रिकॉर्ड तादाद में ईसाइयों का कत्ल किया जा रहा है, हम इसे नहीं होने देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो कार्रवाई होगी, जमीनी हमला और हवाई हमला भी करेंगे। वहीं नाइजीरिया ने ट्रंप के तमाम इल्जामों को जूते की नोक पर रखकर उछाल दिया है। नाइजीरिया ने कहा कि वो मुल्क में मौजूद दुश्मनों से मिलकर लड़ने के लिए अमेरिका की मदद का इस्तकबाल करेगा, बशर्ते उसकी अपनी क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाए। नाइजीरिया में अधिकारियों और एक्सपर्ट ने इतवार को ईसाइयों की सामूहिक हत्याओं के ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया और कहा कि बोको हराम और अल कायदा से जुड़े समूह अफ्रीका के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में सभी धर्मों के लोगों को निशाना बनाते हैं। हालांकि गौर से देखा जाए तो नाइजीरिया में दोनों ही लोगों का कत्ल हो रहा है, चाहे मुसलमान हो या ईसाई, लेकिन 70 से 80% मारे जाने वाले लोगों में मुसलमान ही है, जबकि ईसाई कम मारे जा रहे हैं। फिर भी ट्रंप भूल कर भी ये नहीं कह सकते कि आतंकवादी ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को मार रहे हैं और अगर ये कत्ल ना रुका तो हम इन आतंकियों पर हमला कर रहे हैं। ट्रंप को मालूम है कि उनको अपनी सत्ता चलाने के लिए धर्म का सहारा लेना ही पड़ेगा, नस्लवाद का सहारा लेना ही पड़ेगा। नेशनलिज्म का आधार ही नस्लवाद है। लेकिन चलिए नाइजीरिया को छोड़ दीजिए, वेनेजुएला ने कौन सा अमेरिका का खजाना लूटा है? इसके बावजूद भी अमेरिका तरह तरह के इल्जाम लगाकर वेनेजुएला पर कब्जा चाहता है। अमेरिका ने वेनेजुएला में मुसलमान और ईसाइयों के बीच में कोई फर्क तलाश नहीं किया और ना ही वेनेजुएला को मजहब के चश्मे से देखने की कोशिश कर रहा है। जाहिर सी बात है कि अमेरिका एक ऐसी साजिश कर रहा है जिसके जरिए दुनिया के उन तमाम इलाकों पर कब्जा कायम किया जा सके जिन इलाकों पर अमेरिका कब्जा नहीं कर सका। जहां तेल मौजूद है वहां हथियारों के जरिए कब्जा किया जा सके।
यकीन ना हो तो सीरिया के हालात को देख लीजिए। सीरिया में सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स नाम की एक मिलिशिया तैयार की गई और इन हथियारबंद संगठनों को अमेरिका ने खुल्लम खुल्ला हथियार बांटे और ट्रेनिंग दी। इसका दो तरह के मकसद थे, एक तो सीरिया को कमजोर करना और दूसरा तुर्की में एक बड़ी बगावत को पैदा करना। लेकिन तुर्की ने बहुत ही चालाकी से सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स को कुचल दिया और अपने यहाँ होने वाले बगावत को भी खामोशी के साथ दबा दिया। जबकि तुर्की अमेरिका का ही नेटो मेंबर है, इसके बावजूद भी अमेरिका को तुर्की से दिक्कत है। खैर, अमेरिका ऐसे ही कोशिशों के जरिए दुनिया भर में अपना कब्जा चाहता है। यूरोप ने भी अलग अलग इलाकों में कब्जा कर रखा है और चाहता है कि किसी भी कीमत पर तेल के कुओं पर उनका ही कब्जा हो जाए ताकि तेल की उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। अब देखिए कि यूरोप के सामने सबसे बड़ी मजबूरी है। यूरोप अब ठंड के दौर में पहुंच चुका है जहां उसे काफी ज्यादा तेल और गैस की जरूरत पड़ेगी। ट्रंप ने रशिया से दुश्मनी मोल ली है और उसने यूक्रेन को अपना कठपुतली बनाकर उसका इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया है। बरसों से रूस उनके लिए दुश्मन के तौर पर देखा जाता है। रूस से सीधे तौर पर अमेरिका उलझना नहीं चाहता, लेकिन यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर रूस को निशाना बना रहा है। अमेरिका ने रशिया के तेल और गैस पर रोक लगा रखी है। अमेरिका चाहता है कि पूरा यूरोप उसी से तेल और गैस खरीदे, जो बेहद खर्चीला है, काफी महंगा भी है, जिसे यूरोप अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर भी अमेरिका के दबाव में रूस से तेल लेना कम करना पड़ा। गैस की भी काफी ज्यादा किल्लत हो रही है। यूरोप की कई कंपनियां अपने मजदूरों को निकाल रही हैं। इकोनॉमी डाउन हो चुकी है, उनको तेल नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रहा, जो उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर रहे थे। ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा गैस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यूरोप के कई इलाके बर्फ के महीने में कुल्फी बन जाते हैं। यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ रहती है और ये कई महीनों तक ऐसे ही बर्फबारी का सामना करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से यूरोप के सामने ठंड में महीनों का वक्त गुजारना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि इसी ठंड में उनको गैस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। इस गैस का इस्तेमाल न सिर्फ खाना बनाने के लिए होता है, बल्कि घर का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए भी होता है। घरों को गर्म रखने में गैस सबसे ज्यादा बेहतर माना जाता है, लेकिन ट्रंप की बदमाशियों ने सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया है। अमेरिका जो काम इराक में कर चुका है, जो काम अफगानिस्तान में कर चुका है, जो काम सीरिया में कर चुका है, जो काम इसराइल के जरिए गजा और लेबनान में कर रहा है, वही काम ईरान में भी करना चाहता है, लेकिन ईरान उनका मुकाबला कर रहा है। नाइजीरिया एक कमजोर ममालिक है, इसलिए इसको हथियारों के दम पर हथियाने की कोशिश हो रही है। नाइजीरिया के तेल पर अगर अमेरिका कब्जा करने में कामयाब हो गया तो उसे बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अमेरिका अच्छी तरह से जानता है कि नाइजीरिया में होने वाली दहशत का असल जिम्मेदार कौन है। लिहाजा नाइजीरिया पर कब्जा करना मगरिबी ममालिक जरूरत बन चुका है। ठीक यही हाल सूडान में देखा जा रहा है। सूडान में भी नाइजीरिया के जैसे ही कत्लेआम किया जा रहा है। लीबिया पहले ही बर्बाद हो चुका है और नाइजीरिया को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। बहरहाल चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है। खूब पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चुलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।